नमस्कार, मैं राणा यशवंत। ये जो ज़िंदगी है में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, उसकी दूसरी कड़ी आज हम शुरू करने जा रहे हैं और उस सिलसिले को अब हम आज शुरू कर रहे हैं। इसलिए मनीष जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। अरविंद जी, आपके बारे में क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जी न्यूज़ में एक पत्रकार थे और काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और पत्रकार रहते हुए धीरे धीरे उन्हें एंकरिंग का भी काम के भी असाइनमेंट्स मिलने लग गए थे। तो एक तरह से वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब वो तरक्की के रास्ते पे थे, उसमें बीच में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और सब कुछ त्याग के और परिवर्तन ज्वाइन कर लिया। यही दिखाता है कि वो देश के बारे में और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कितना संजीदा थे। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें कई बार उन्होंने आमरण अनशन किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं वो। मुझे लगता है वैसे ही खरा सोना है मनीष। पहले भी उतने ही जुझारू थे, उतने ही कमिटेड थे देश के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि उन्हें एक बिल्कुल झूठे केस के अंदर फंसा के और जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में थे, उनको कई बार अप्रोच किया गया कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, तो हम आपके सारे केस रफ़ा दफ़ा कर देंगे। उस वक्त उनकी पत्नी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। 2 साल जेल में रहे, अंत में सच्चाई की जीत हुई, अंत में बाहर आ गए और अब फिर से लग गए हैं वो देश हित के कामों में। तो ये दिखाता है कि पहले भी खरा सोना थे, आज भी खरा सोना है उनमें। अरविंद जी से जैसे मैंने बताया, मुलाकात तो एक फैक्स के ज़रिए हुई और इत्फाक से मेरे हाथ में आ गया था। लेकिन ओवरऑल जब मैंने एक एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करना शुरू किया, तो उनके भी जीवन के कई नए पहलू मेरे सामने आए। उनकी सोच देश को लेके, समाज को लेके, एक ब्रॉडर काम करने के तरीके को लेके, क्योंकि अब हम सरकार थे। तो मैंने उनसे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जब पहला बजट बना रहा था, और शिक्षा मंत्री तो मैं था ही, एजुकेशन तो बहुत चर्चा होती थी उनसे क्या करना चाहते हैं। तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बजट में पूछने गया कि गिव मी वन लाइन जिसके आधार पे मैं बजट बना सकूं, बजट तैयार कर सकूं। पहला बजट 2015 में। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं IRS रहा हूं, फाइनेंस को अच्छे से समझता हूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं होगी। पर फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में पहले चुनना हो और पैसा कम पड़ रहा हो, तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो पढ़े लिखे बच्चे अपने आप बना लेंगे। और बोले कि हालांकि पुल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा, वो चिंता मत करना, वो मेरा काम है। एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज एजुकेशन मिनिस्टर आप ये करो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने पहला बजट बनाया और बड़े गर्व के साथ आज मैं कहता हूं कि देश में पिछले 10 साल से हमारी एकमात्र ऐसी सरकार है जो पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करती है। बाकी सरकारें 8%, 10%, 12% खर्च करती हैं, हम 25% करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, दैट लाइन। और उसके बाद देखिए, ना स्कूल बनाने में पैसा कम पड़ा, ना पुल बनाने में पैसा कम पड़ा, बल्कि हम पे तो आरोप लगता है कि आप तो फ्री देते हो, जो और पैसा बचा वो फ्री में जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का IRS होना, उनका IIT जैसा शार्प माइंड होना, वो बड़ा काम आया है। उनकी फाइनेंस की एक एक चीज़ की समझ, मैनेजमेंट की समझ, कैसे 24 घंटे बिजली करनी है, कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, कैसे और टैक्स आना है, बिना टैक्स बढ़ाए कैसे टैक्स आना है। और देखिए, हमने 30,000 करोड़ से शुरू किया था दिल्ली में काम करना। जब हमारा पहले 2015 से पहले जो बजट था 30,000 करोड़ का था, और आज मतलब 10 साल हो गए, अब 76 या शायद 78,000 करोड़ का बजट हो गया है। और उससे पहले आप 5 साल जाओगे तो उस 5 साल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए हुआ था। तो वो जो विजन अरविंद जी का आता है ना, एक पढ़ा लिखा IITian IRS माइंड, वो जब फाइनेंस को लेके बैठते हैं तो लगता है यार यहाँ है। ये साथ बनाना और साथ निभाना, ये दोनों 2 चीज़ें होती हैं। 2 दशक हो गए और राजनीति में
साथ साथ इतने भरोसे को लेकर के चल पाना बड़ा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसी का कुछ पता होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में आज भी तनिक रत्ती भर के फर्क नहीं आए? भरोसा है, आप उसको रिश्ता कह लीजिए, भरोसा कह लीजिए, रिश्ता ही ऐसा है कि भरोसे का है। मैं जो कुछ भी करता हूं मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मेरे लीडर पार्टी में या बतौर मेरे चीफ मिनिस्टर, जब मैं सरकार में था तो बतौर चीफ मिनिस्टर मुझ पर भरोसा करते हैं। कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एजुकेशन का बताया, उनकी एक हिम्मत होती है हर चीज़ को करने की, नया सोचना, नया करना। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं कुछ नया करता हूं तो हिम्मत करके कर देता हूं, पर हमसे कहीं ज़्यादा, कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा हिम्मत वो दिखाते हैं। जब दिल्ली में हम लोग बिजली फ्री करने का योजना बना रहे थे, तो एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मैं हिसाब किताब देखता था सरकार का, तो मैंने कहा जी इसके लिए पैसा चाहिएगा। तो बोले मैं IRS में रहा हूँ, मेरे को पता है फाइनेंस, मैं फिर भी आप 200 यूनिट बिजली फ्री करोगे, 400 यूनिट तक की बिजली में हाफ रेट पे मिलेगी। मतलब 70-80 लाख परिवार हैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बोले ले आओ अपनी सारी बैलेंस शीट। लंबे समय तक उनके साथ बैठा हुए, एक एक चीज उन्होंने ऐसे समझाई। उसके बाद मुझे लगा हाँ यार, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। पैसा तो बहुत आसानी से निकल सकता है सरकार में। तो वो मतलब अभी कहना बड़ा आसान है, पर वो 1-1.5 दिन की एक्सरसाइज में जब उन्होंने सारा मुझे समझाया कि देखो ऐसे होता है, इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो, मुझे लगा ये माइंड होता है। तो ऐसे मतलब सरकार चलाने में तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ डिसीजन लिए गए और ही सेड कि हाँ कर सकते हैं। हम जैसे लोग भी सोचते थे यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो भरोसा है वो हर पल हमें प्रेरित करता है कि नहीं, किया जा सकता है, और हम कर देते हैं। कहते हैं कि आदमी जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी को आप टटोलिए। तो हम आपको परखते परखते घर तक गए तो हमने कहा कि भैया मनीष अगर इतने कामयाब हैं तो जाहिर है उसमें पत्नी की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और आपकी बात उनकी बात के बगैर पूरी हो नहीं सकती। इसलिए अब मैं उनकी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। मनीष ने जब जी छोड़ा था, जब आंदोलन के लिए कबीर जब आए थे, तब वो आंदोलन वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि शायद ना अब घर में हम डिनर किया करेंगे साथ में। हालांकि हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा काफी, क्योंकि उसमें तो 2-3 बजे घर आते थे, उसके बाद सुबह फिर जाना, तो वो बुरा नहीं था। वो टाइम बहुत अच्छा था। तिहाड़ जो गए हैं वो थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं था समय ज़्यादा, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल वक्त था। मुश्किल क्या था, मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल था कि क्या करें आप। जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा नाइंसाफी हो गई। हमारी शादी को 26 साल हो गए। मनीष मैंने शुरू से ही ऐसे ही मेहनती देखे हैं, ये नहीं कि आज हो गए मेहनती। मतलब शादी के बाद से ही मैंने मेहनत करके काफ़ी अच्छे से देखे हैं। जिस चीज़ को भी ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं, चाहे उसमें रात जगना पड़े या दिन में कुछ भी मेहनत करनी, जिस भी रूप में मेहनत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब यही कहूँगी मैं कि मतलब जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी से करें काम जो भी कर रहे हैं। शिक्षा को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, भगवान मतलब वहाँ तक पहुँचा है इनको ना, क्योंकि बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं शिक्षा को। तो ईमानदारी के साथ ही हो सकता है, वो बेईमानी के साथ तो नहीं हो सकता कैसे भी। शिकायत मैंने एक ही सुनी, समय नहीं दे पाते हैं। इत्तेफाक से मैंने जो भी काम किए, वो चाहे रेडियो में RJ के रूप में काम किया, FM में, वहाँ भी समय ऐसा नहीं होता था। रेडियो 24 घंटे चलता है, मैं रात भर में भी स्टूडियो बैठा रहता था, और काम करने का जुनून तो है ही। फिर TV में गए तो वहाँ भी यही था, हम लोग साथ काम किए हैं। TV भी 24 घंटे मांगता है आपसे। फिर आंदोलनों में आए तो आंदोलन तो अगर आपके पास में 100 घंटे हों एक दिन में तो 100 घंटे मांग लेता है। राजनीति भी यही है। सरकार में काम करना शुरू किया तो सरकार भी समय मांगती है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं मतलब मुझे भी अफसोस होता है कि यार सरकार में जब आते हैं तो एक अच्छा सा घर मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है, घर में एक बालकनी होती है, और उस बालकनी में आप कभी बैठ ही नहीं पाते अपनी वाइफ के साथ में। तो लगता है, लेकिन फिर लगता है यार अगर कुछ बदलाव करना है तो कुछ सेक्रीफाइस तो परिवार को करना पड़ेगा। और मुझे खुशी यही है कि सीमा ने हमेशा Day 1 से
क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी मैं अच्छा खासा टाइम्स एफएम में नौकरी करता था, जो मैंने जिक्र किया। और शादी हुई, थोड़े दिन बाद में टाइम्स एफएम बंद हो गया। तो यार अब एक लड़का घर से निकला जिसके हाथ में कुछ नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं, अब क्या करेगा, दिल्ली में घर तक नहीं, क्या करेगा, एक बाइक पे बस चलते थे। तो टाइम्स एफएम बंद हो गया तो मुझे लगा अब क्या होगा, और ये क्या सोचेगी, मतलब ये एक सोचने की होती है कि अब क्या होगा। मैंने कहा होगा क्या, साथ हैं, जो होगा साथ हैं। तो फिर टीवी में नौकरी लग गई, इतने साल टीवी में काम करते करते फिर इतने बड़े बड़े लोगों से और इतनी बड़ी सोच रखने वाले लोगों से मिलना हो गया, अरविंद जी से लेके सबसे। तो फिर लगा यार अब नौकरी बहुत हो गई, अब कुछ और करना पड़ेगा समाज के लिए, इस नौकरी से बाहर आना है। बोले हाँ ठीक है। कभी सोचा ही नहीं कि घर कैसे चलेगा। बोली बस सब्जी आ जाए, घर में आटा आ जाए, उतने पैसे दे दिया करना, और हमें कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा उतने तो हो जाएंगे। तो नौकरी छोड़ दी मैंने 2005 में। फिर जब पार्टी बनाई तो तब भी नहीं सोचा था मतलब मेरी स्थिति ये थी कि पार्टी बना रहे हैं, कुछ लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, फिर पता चला चुनाव लड़ना है। फिर मैंने कहा बोले चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में जो छोटा मोटा इकट्ठा हुआ है वो बेच देना, चुनाव लड़ लेना। तो जब पत्नी आपकी यहाँ तक सपोर्ट करती रहे, और बीच बीच में कई ऐसे दौर आए जहाँ मेरी नौकरी, जैसे हम लोग वॉलंटियर करते थे जी न्यूज़ के दौरान में काम करते हुए, जब टीवी में काम करता था, तो वो टीवी अपने आप में टाइम डिमांडिंग जॉब है, और उधर वॉलंटियर करना होता था। तो बहुत समय होता था कि मैं अरविंद जी के साथ नहीं जा पाता था। तो मुझे सीमा हमेशा करती थी ये ना खाली नौकरी से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ और करना है, आपको जाना चाहिए। तो वो जो पीछे से पुश मिलता था वही मुझे हर जगह आगे बढ़ाता रहा, हौसला देता रहा। तिहाड़ तो सबसे कठिन पीरियड था मेरे लिए, तो जितना था मैं था अंदर था, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन पीरियड तो पत्नी के लिए था। बट उसने जिस हिम्मत से काम लिया, उसने, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल है, मुझे इधर उधर से अप्रोच हुआ। अब उसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो ये लोग सड़ा के मार देंगे आपको। बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ये जेल में ही सड़ा के मार डालेंगे। अब बेस्ट तो है कि तुम कर दो, नहीं तो जमानत होने नहीं देंगे ये लोग तुम्हारी। तो भी ऑनरेबल कोर्ट की वजह से मुझे हफ्ते में एक बार इनसे मिलने की इजाज़त थी, क्योंकि ये बीमार थी। तो मैंने इनको बोला मैंने कि इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं लोग, और इनको भी कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे पति पत्नी बैठ के। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितने सारे वॉलंटियर्स इतना समय दे रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं सोच भी लूँ कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीमा से वो आंसर। बोली वॉलंटियर्स को तो बाद में मुंह दिखाओगे, पहले तो मेरे को मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर आप पार्टी छोड़ोगे, अगर आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ोगे, तो पहले तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो मुझे लगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सारे कष्ट उठा सकता है आदमी अगर पत्नी इतना साथ दे। एक प्रयोग आपने स्कूल में किया था कि बच्चों को छोटी छोटी रकम दो, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आप तैयार करो, या उनके भीतर जो बिजनेस स्किल है उसको आप डेवलप करो। हमने कुछ ऐसे बच्चों को बुलाया है जो उसमें स्कूल में थे लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योर हैं। मैं आपसे उन बच्चों को मिलवाना चाहता हूँ। आप, नाम क्या हुआ आपका बाप? मेरा नाम विपुल है। हाँ, विपुल, आप स्कूल में थे, आज क्या करते हैं, और आपके करियर में वो जो 2000 रुपये थे उसने क्या भूमिका निभाई? तो मुझे आज भी याद है, मैं 10th क्लास में था जब सर ने एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम करके EMC करके लॉन्च किया। उसमें हमको ये समझाया जाता था कि एक बिजनेस माइंडेड होने में और एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होने में क्या डिफरेंस होता है। तो वहाँ से हमको उस चीज़ को सिखाया गया। तो हमको लगा ठीक है, एक नया कोर्स आ गया है स्कूल में, सब पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं उसके साथ साथ। लेकिन 11th क्लास में जब बिजनेस ब्लास्टर्स की शुरुआत हुई तो उसमें हम लोगों को एक 2000 रुपीज़ हर बच्चे को दिया गया। तो उसमें हम लोग अपने क्लासमेट से मिले, सबके पास अपने अपने आइडियाज़ थे। कुछ आइडियाज़ मतलब जॉइन हुए, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड के साथ, अभिषेक के साथ जॉइन किया, उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी। तो हमने एक आर्टिस्टिक क्लब टाइप्स बनाया, उसमें हम लोग पेंटिंग्स वगैरह करते थे। तो उसको हमने नाम दिया टैप एंड ड्रॉ। तो आगे हमने उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का ट्राई किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ने लगा तो एक लेवल पे आके आप रुक जाते हो जहाँ पे आपको मेंटरशिप गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हमें EMC और बिजनेस ब्लास्टर्स के थ्रू वो सब चीज़ें मिली।
हमें इनिशियल अमाउंट्स वगैरह मिले ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे सेटअप कर सकें। आज जो है हमारा टैप एंड डो ना एक आर्टिस्टिक क्लब है बल्कि हम उसे एक क्लोथिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसमें हमारे खुद के डिज़ाइंस होते हैं जो हम अपने उसके NFTs वगैरह करते हैं और उसके थ्रू हम उसको ऑनलाइन सेल करते हैं दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। और आज वो एक टैप एंड डो एक छोटी सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। क्या बात तो है। ये मेरा सफ़र रहा है। और अभी शायद ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी, मैं अच्छा। 3rd ईयर IIIT दिल्ली में पढ़ता हूँ। मैं B.Tech कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं तो जाके उनको पहली 10,000 रुपए की कोई स्टाइपेंड मिलती है, आज ये बच्चे मुझे लगता है 1-1 लाख रुपए महीने में तो कम से कम कमा रहे हैं। यस। क्या बात है। आपको दो। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। सो जैसे कि विपुल ने बताया ये मेरा पार्टनर ही है, बट सर के द्वारा जब हमने सोचा, मेरे से रहता था कि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला था, तो सोचा एक लेवल पर आके बिज़नेस करूँगा, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा तब बिज़नेस करूँगा। बट सर ने बताया कि तब क्यों, अभी क्यों नहीं। जो जब 2,000 की सीड मनी आई तो सोचा नहीं था कि जो 2,000 की सीड मनी थी आज वो 2 लाख का रनिंग जो हमारा मंथली बिजनेस हो रहा है उस पर पहुँचेगी। जो 20,000 रुपये हम लोग महीने कमाते थे वो आज हम लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और जो जितना अमाउंट सीड मनी मिला था वही हम लोग 7.5 लाख रुपीज़ रेज भी करेंगे अपने कॉलेज इंक्यूबेशन से। आज हमारे साथ 8 लोग हमारे इंटर्न साथ में काम करते हैं। वो बैकबोन में जो चाहिए होता है ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो सर के बिना पॉसिबल कभी था ही नहीं। तो थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नाम अंकिता है। जैसे यहाँ पे हमारे 4 स्टूडेंट्स आए हैं, वैसे मैं पर्सनली करीब 100 स्टूडेंट्स के साथ डे टू डे बेसिस पे कनेक्टेड हूँ जो पास आउट हो चुके हैं 1, 2, 3 साल पहले और अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन्हीं सब लोग की तरह रन कर रहे हैं। उसमें से एक हमारा स्टूडेंट है जिसका एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, जिसका 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ का रेवेन्यू रहा। और उससे मैं अभी 2 दिन पहले मिली ट्रेड फेयर में, तो कह रहा था कि मैम इस बार तो शायद हमारा 2-2.5 करोड़ तक भी मतलब रेवेन्यू पहुंच जाए। और उसका थोड़ी सी फनी स्टोरी कि हम लोग थोड़े दिनों पहले कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो भी था वहाँ पे लड़का आशीष स्टूडेंट। तो ख़त्म हुई कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं सबसे पूछी थी कौन कैसे जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो। उसने कहा ठीक है मैम मैंने गाड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा कैब? कहते नहीं मैम मेरी खुद की गाड़ी है, ड्राइवर भी है, आपको ड्रॉप कर दूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, बेसिकली जब मैं एक जिज्ञासु शिक्षा मंत्री के रूप में स्कूल में जाता था और इन बच्चों से पूछता था, इनके स्कूलों में भी सब में गया होऊंगा, तो वो मैं असेंबली में बात करता था कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पढ़ क्यों रहे हो, ड्रीम्स क्या हैं। तो मैं देखता था 99% बच्चे, मैं DPS में भी गया, मैं गवर्नमेंट स्कूलों में भी गया, मैं दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में गया, सबसे छोटे स्कूल में गया, वहाँ जाके मैंने ये सवाल ज़रूर पूछा क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। तो 99% और मे बी 99.99% बच्चों के मन में जो उस वक्त स्कूल एज में ख्वाब हैं वो एक अच्छी नौकरी के ख्वाब हैं। बुरा नहीं है और उसी हिसाब से वो मेहनत भी कर रहे हैं, पर एक अच्छी नौकरी के ख्वाब हैं। फिर मैं जब कॉलेज में जाता था, कन्वोकेशंस में जाता था, तो वहाँ कन्वोकेशन में वाइस चांसलर रिपोर्ट आती थी, उसमें आता था कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी इतनी तरक्की कर रही है, 4 साल पढ़ाया हमने आपके स्कूल से आए हुए बच्चों को, और देखो फलाना बच्चा अब गूगल में नौकरी कर रहा है, उसका इतने लाख का पैकेज है, उसका इतने करोड़ का पैकेज है, इतने की नौकरी कर रहा है। तो मैं उनसे भी पूछता था कि आप बिजनेस में कब दोगे। तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा होने लगा राणा जी कि यार स्कूलों में हर बच्चा एक अच्छी नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है, तो फिर ये अच्छी नौकरी देने वाले कहाँ पढ़ रहे हैं, देगा कौन इनको अच्छी नौकरी। तब मैंने सोचा कि हमें अच्छी नौकरी पैदा करने वाले भी स्कूलों से पैदा करने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने प्रिंसिपल्स के साथ बात की, जो एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं डिपार्टमेंट के, उनसे बात की। तो बोले साहब हम तो बिजनेस का प्रोग्राम पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस, कॉमर्स, इन सब के सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने कहा लाइए देखते हैं। तो मैंने देखा कि यार ये तो सब बता रहे हैं कि अच्छा बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए, अच्छी बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, सेल रिपोर्ट, प्रॉफिट अकाउंट, ये सब क्या होता है, कैसे होता है। मैंने कहा इसमें बिजनेस माइंडसेट कहाँ है। एक बच्चा आपके पास आ रहा है, उसके आसपास सब कह रहे हैं मुझे एक अच्छी नौकरी बननी है, वो एक अच्छा CA बन सकता है, वो अच्छा IAS बन सकता है, वो अच्छा IRS बन सकता है, अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, बिजनेस माइंडसेट कहाँ है। बोले जी वो क्या होता है, इन्हीं किताबों में जो कुछ है। मैंने कहा इनमें नहीं है बिजनेस माइंडसेट, इनमें बिजनेस के स्किल्स हैं। फिर हमने शुरू किया, तो हमने 9th 10th के बच्चों को बिजनेस माइंडसेट
9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए एक डेली एक हमने क्लास शुरू की, एक पीरियड। उसका कार्यक्रम का नाम रखा हमने बिजनेस माइंडसेट करिकुलम। और उसका काम ही है कि कल के बिजनेसमैन तैयार करना, या इवन आप नौकरी भी करो तो आपका माइंडसेट एकदम एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हमने रखा। अब EMC उसको हम बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में हम 9वीं और 10वीं में बच्चों को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं, उनको कई लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हैं। जब बच्चा 11th में आ जाता है तो हम उसके हाथ में 2000 रुपये पकड़ा देते हैं कि भाई ये सरकार से आपके लिए है, सीड मनी है, डू योर ओन बिजनेस, अप्लाई योर माइंड। तो शुरू में बच्चों ने पूछा जी नुकसान हो गया, तो मैंने नुकसान हो गया सरकार का, प्रॉफिट हो गया तो तुम्हारा। सारे बच्चों ने उस वक्त, हमने जब पहले साल राणा जी प्रोग्राम किया था, मुझे याद नहीं है कि ये बच्चे पहले बैच से हैं या ये फर्स्ट बैच से ही हैं। तो पहले बैच में जब किया तो उस वक्त करीब शैलेंद्र मेरे ख्याल से 1.5 लाख बच्चे थे हमारे पास, 2.5 लाख, 1.5 लाख बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे। हाँ, लेकिन दोनों क्लासेस को जोड़ें तो लगभग वही मुझे याद है 2.5 लाख बच्चे थे शायद। 11th और 12th में हमारे पास 2.5 लाख बच्चे थे। 2.5 लाख बच्चों को हमने सबको 2-2 हज़ार रुपये दिए, हर एक के हाथ में दिए कि आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस टीम बनाओ, एंटरप्रेन्योर टीम बनाओ, और कोई भी बिजनेस आइडिया लाओ, चाहे पेन खरीद के सड़क पे बेच के दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस 2,000 रुपये को खर्च करो, इससे कमाने की कोशिश करो, कोई भी बिजनेस आइडिया लाओ। करीब मेरे ख्याल से, अभी मुझे फिगर याद नहीं, अंकिता शायद करेक्ट, 50,000 टीम्स बनी 2.5 लाख बच्चों की। उन्होंने 50,000 बिजनेस आइडियाज पे काम किया। ये जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं, ये उन 50,000 बिजनेस आइडियाज में से कुछ बिजनेस आइडियाज हैं। फिर जब उनसे मैं मिला तो मुझे लगा ये तो जैसे फ्यूचर का IAS यहाँ पढ़ रहा है, वैसे फ्यूचर का बिजनेस जॉब क्रिएटर भी पढ़ रहा है, जॉब सीकर यहाँ पढ़ रहा है, इंजीनियर, जॉब प्रोवाइडर भी पढ़ रहा है। तो मैं उनसे मिलता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको हमने फिर बहुत वास्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे ले गए प्रोग्राम को। हमने सेलेक्ट किया, इनका कंपटीशन कराया, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल के कंपटीशन से जो 100 बच्चे निकले, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बात की। मैंने कहा ये आपके यहाँ जो BBA में बच्चे आते हैं ना, या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चे आते हैं, ये सब कंपटीशन दे के आते हैं, सारे बच्चे किताबें रटते हैं, कंपटीशन देते हैं। मेरे ये जो बच्चे हैं ना, 100 ग्रुप्स, ये बिजनेस का कंपटीशन दे के आए हैं, इनको आप सीधे एडमिशन दो। बहुत विरोध हुआ कि जिस एग्जाम में कंपटीशन से एडमिशन होता है जिस यूनिवर्सिटी में, उसमें बिना रिटन कंपटीशन के कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये 2 साल का कंपटीशन दे के आ रहे हैं ये बच्चे, और इन्होंने बीट किया है, सबने आइडियाज को बीट किया है, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। ये लोग, मुझे याद है, मुझे इनका एग्जैक्ट याद नहीं है, बट बहुत सारे ग्रुप से मिले जिन्होंने 2,000 रुपये हमने दिए, 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लिया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट करके दिखा दिया एक महीने में। किसी ने 5 लाख का, किसी ने 2 लाख का। फिर हमने इनको इन्वेस्टर्स से मिलवाया। तो आज ये बच्चे उसी स्कीम के तहत एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो IIIT में पढ़ रहे हैं, वो NSUT में शायद पढ़ रहे हैं ना, NSUT में पढ़ रहे हैं, वहाँ BBA कर रहे हैं, बिजनेस की क्लासेस सीख रहे हैं। इनकी अपनी, आई एम सो ग्लैड टू नो कि कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आई एम सो ग्लैड। मुझे तो लगता है कि काम करना सफल हो गया, नौकरी देने वाले लोग बन गए। आउट ऑफ बॉक्स जब आप सोचते हैं तो फिर वैसे बच्चे जो आर्ट में हुनर रखते हैं, उनके लिए आप अपने सिलेबस में, स्कूल सिस्टम में जगह देते हैं। वैसे बच्चे जिनके पास बिजनेस स्किल्स हैं, वो अच्छा कारोबार कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई के दौरान ही आप गुंजाइश बनाते हैं। और एजुकेशन का लेवल आप वहाँ तक लेके आते हैं कि सरकारी स्कूल जो माना जाता है कि यहाँ तो बस कुछ होता नहीं है, तो जो सरकारी स्कूल में है ठप्पा है कि किसी काम का नहीं होगा, वहाँ से देश के जो सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नीट, IIT, उसमें बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। एक बच्ची को मैंने बुलाया है, ये आप ही के स्कूल से पढ़ी, सरकारी स्कूल से, और इसने नीट क्वालिफाई किया है। हाँ जी नमस्कार सर, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी और केजरीवाल सर का कि आपकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल इतना ज़्यादा बदलाव हुआ कि मतलब पहले मैं एडमिशन ऐसी करवाई, लेकिन उसके बाद ना मेरे मामा जी ने और बड़े लोगों ने ना प्राइवेट में एडमिशन करा दिया। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को तो इतना अच्छा यहीं पे मिल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे, CBSE का कोर्स हो रहा है, और सब कुछ करने के बाद बिना कोचिंग के मैंने नीट क्लियर किया और आज मैं 2nd ईयर में BDS कर रही हूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस वजह से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शिक्षा में जो आपकी टीम रही है, हमने कोशिश की है कि उसको आज यहाँ लाएं, आपसे मिलवाएं। जंग बहादुर जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर आप कह रहे हैं, तो मैं जंग बहादुर जी का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
जंग बहादुर जी। नमस्कार जंग बहादुर जी। मनीष जी के आने के बाद में ये दिल्ली के पूरे स्कूलों में लागू हो गया। पहले हम एक इसको छोटे लेवल पर करते थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, बाद में हमारा रिटायरमेंट हो गया और डिपार्टमेंट में हम आगे ज्वाइन कर लिया। तो मनीष जी के साथ हैप्पीनेस कैरिकुलम में काम करने का भरपूर मौका मिला। अच्छा। और उसमें देखा जो इनका पैशन था, जो इनका हम लोगों के प्रति भरोसा था, जो इनका एक हार्ड वर्किंग का एक हैबिट था, एक एक कागज़ के एक एक पेज को जो किताबें निकली वो इनकी नज़र से निकली। और जहाँ कहीं भी हुआ कुछ तो इन्होंने बोला कि ये यहाँ पर चेंज होना चाहिए। वो हमें पता चला कि सर ये चाह रहे हैं, वो चेंज हुआ। और उसके बाद में फिर अब आज की तारीख में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैप्पीनेस की किताबें उपलब्ध हैं दिल्ली में। और वो मेहरबानी है सर की, क्योंकि इनके आने के बाद ही आदमी एजुकेशन में, प्रोफेशन के लिए तो सब लोग एजुकेशन को चुनते हैं, लेकिन आदमी को आदमी बनाने के लिए जो सर ने काम किया वो काबिले तारीफ है। क्या बात। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक बच्ची जो है वो रो रही है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, गए थे, रो रही है। वीडियो लगता है कि जैसे कि आपने उसको डांटा हो, डपटा हो और उसके बाद जो फूट के रो रही है। नहीं, ये संभव ही नहीं है कि मैं किसी को डांट दूं। अच्छा। मतलब बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। मैंने टीचर्स को जो नहीं पढ़ा रहे थे या प्रिंसिपल्स अगर स्कूल में ख़राब स्थिति थी तो मैंने कुछ कहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने 10 साल के शिक्षा मंत्री के कैरियर में कभी किसी बच्चे को डांटा होगा। तो बच्ची क्यों रो रही थी? सर मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मेरा टॉपिक जो है, मेरी टीम है, 4 मेंबर है उसके अंदर, और टीम का नेम है सस्ते में होगी इच्छा पूरी। सस्ते में होगी इच्छा पूरी, ये मेरा टॉपिक है। सर हम ना चीप प्राइस में क्लोथ्स को लेते हैं और उसको परचेज करते हैं। अभी तो हमारा स्कूल तक ही सीमित है, जैसे स्कूल के बच्चे हैं और उनको हम इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है और इसके माध्यम से हम जो चीप प्राइस में कपड़े को देते हैं बच्चों को। गुड। और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे सर। अमेरिका नहीं जाएंगे, इसी देश में काम करेंगे। गुड। मेरे पैर कांप रहे। सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। तेरे को तो जाने नहीं दूंगा मैं। क्या रो रही है? आपसे पहली बार मिली हूँ। गुड। सो अभी आप जो वीडियो कह रहा है वो याद दिला रहा है कि ये जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है ना, मैं इसमें जाता था, बच्चों से पूछता था कि आपका क्या आइडिया है। तो उसी आइडिया में मैं बच्चों को कहता था कि यार देखो, आप बहुत शार्प हो, आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए पढ़ाई करो और फिर अमेरिका जाके एक बढ़िया नौकरी कर लो। कठिन काम है पर फिर भी मुझे लगता है ये आसान है। स्कूल लेवल पे ये निर्णय लो कि आप ना नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे और इंडिया में रहोगे, इंडिया के लोगों को नौकरियां दोगे। जब मैंने ऐसी बात की तो एक बच्ची रो पड़ी वहाँ पे। उसने कहा सर आपकी बात ठीक है, हम अपने देश को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। उस बात से वो रो पड़ी थी। वो बच्ची यहाँ है। सर मेरा नाम वंशिका है और मैं वही बच्ची हूँ जो सर के हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में आने पर, मैं 11th क्लास में थी, बिजनेस ब्लास्टर चल रहा था। पहली बार मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मंत्री हमारे स्कूल में आया, वो भी सरकारी स्कूल में। तो ये बात मतलब सुन के ही मेरे को इमोशनल हो गई, सर को देख के इमोशनल हो गई कि आज तक सरकारी स्कूल में कोई मंत्री नहीं आया, किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है हमारे सरकारी स्कूल में। जो सर ने बहुत बदलाव किए हैं, जो आज भी बहुत बदलाव किए हैं सर ने। पहली बार मैंने देखा, मैं सर को देख के बहुत इमोशनल हो गई, इसलिए मैं रो पड़ी। और मैं आज कहना चाहूँगी सर आपको कि जब से आपकी सरकार आई है, शिक्षा मंत्री जब से आप बने हैं, तो पहली बार स्कूल में जाके आप विज़िट कर रहे हैं, प्रिंसिपल की मीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ बैठ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए कि जो शिक्षा स्तर है वो ठीक हो सके। और मैं विवेकानंदा कॉलेज में हूँ, विवेक विहार में। तो अभी मैं बिजनेस ब्लास्टर को जो बिज़नेस है उसको तो नहीं करी, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ सीखी हूँ।
लीडरशिप सीखी हूँ, टाइम मैनेजमेंट सीखी हूँ, लोगों के साथ टीम वर्क करना सीखी हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। 19 महीनों के बाद आप आए हैं वापस आकर वही आपकी जो तेज है, जैसे आतिशी मैम ने बताया कि वही तेज आपका है और आप उस पर वापस से आके काम पे लग गए। मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भाड़ में जाए क्या है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपको उस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि सरकारी स्कूल किस स्तर पर आकर के आज की तारीख में खड़ा है। हमने कुछ बच्चे बुलाए हैं ताकि हम आपसे मिलवाएं भी, तमाम स्कूलों में आप जाते रहते हैं। एक वीडियो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, एक कंप्यूटर का क्लास है, हाँ उस क्लास का वीडियो है। ये वीडियो पहले देखिए और फिर मैं आपको एक बच्चे से मिलवाता हूँ। क्या सिखाते हो? तो बेसिक्स कंप्यूटर जैसे 10th क्लास है आपके पास, क्या सर? वैसे फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा कोई कोड नहीं आया, मेरे पास सिलेबस नहीं है। कुछ तो शेड्यूल होगा आपका? रोजाना कितने पीरियड लेते हो? हमारे लेते हैं सर। मैंने कंप्यूटर बारे में पढ़ाया कंप्यूटर। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम गाड़ियों के बारे में पढ़ा रहे हो? कंप्यूटर के स्पेसिफिक टॉपिक होता है ना, आस्किंग अबाउट द क्लासिफाइड ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के बारे में। कितने दिन से पढ़ा रहे हो? 10th बी कितना पढ़ चुकी है आपने? 10th कितना कौन से पढ़ा है? बी। बी कौन सा पीरियड चल रहा है अभी? आपका कंप्यूटर पीरियड कब था? कल गए थे क्लासरूम में? यही समझा कर गए थे। कंप्यूटर रूम में कब गए थे? कभी नहीं गए। आज तक नहीं गए? एक भी दिन? 9th में? कभी भी नहीं गए? आप तो गए थे। क्या आते हैं बच्चे क्लास में? आपने कहा भी मुझको कि बच्चे आते हैं वहाँ क्लास में? बताइए, आते हैं? आते हैं बच्चे क्लास में आपके पास? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल बच्चों के सामने आप इस तरह से बात करते हो, लेकिन मुझे अफसोस है एक टीचर में से झूठ बोल रहा है। सर एक और भी है। रीजन छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास बच्चे क्लास लैब में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या वाइस प्रिंसिपल साहब, बच्चे जाते हैं लैब में? नहीं सर। तो फिर आप नीचे कोई क्यों अंग्रेजी समझा रहे थे? मैं तो इनको कहा है कई बार। इनको क्या कहा? आप मेरे को क्लासरूम में आप मुझे अभी लैब में नीचे बैठ के बोल रहे थे ये टाइम टेबल बना हुआ है बच्चों का, इस हिसाब से बच्चे आते हैं यहाँ पे। आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल आप हैं कि मैं हूँ? वाइस प्रिंसिपल का क्या काम है? अगर इन बच्चों को कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे हम, अगर इनको दिखाएंगे नहीं कंप्यूटर क्या होता है, कैसे सीखेंगे कंप्यूटर? ये क्लासरूम में खड़े होके इन बच्चों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, इनका भविष्य खराब कर रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे थे फिर? नीचे आपने बोला नहीं? आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, आपने जो कुछ नीचे बोला। आगे समझाओ हमको। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, आपको श्राप लगेगा। ये बच्चे पढ़ने आते हैं, आप लोग इनके भविष्य से खेल रहे हो। अब ये बच्चा है, मैं चाहूंगा कि उसके साथ, अब तो बच्चा क्या, वो आगे निकल गए हैं, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो गुड इवनिंग सर। सर आई स्टिल रिमेंबर दैट डे सर व्हेन आई वाज 10th स्टैंडर्ड। तो हमारे स्कूल में नए नए कंप्यूटर आए थे, उस समय की बात है। पीरियड ही हमारा नया था, कंप्यूटर पहले सिखाते नहीं थे हमको। तो क्या मैं बहुत खुश था कि हम कंप्यूटर सीखेंगे। मैंने अपने घर पे जाके कहा कि आज हमारे स्कूल में कंप्यूटर आए तो मम्मी हम कंप्यूटर सीखेंगे। तो घर वालों ने कहा कि सरकारी स्कूल है, कुछ कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे, वो ऐसे दिखाने के लिए होते हैं। तो हुआ भी ऐसी कुछ। हम क्लास में पढ़ते थे, कंप्यूटर का पीरियड लगता था हमारा, लेकिन हमें कोई पढ़ाने नहीं आता था। तो हम अपने कंप्यूटर वाले सर से बोलते थे कि सर हमें ले जाइए लैब में, लैब के अंदर। तो हमारे सर कहते थे ले जाएंगे। वो रोज़ आनाकानी करते थे। तो एक दिन मनीष सर हमारे स्कूल में आए स्पेशल इंस्पेक्शन को लेकर। तो
मुझे नहीं पता था ये मंत्री है, मैंने सोचा कोई ऐसी इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे। तो मैं भागा भागा अपनी क्लास से सर के पास चला गया। मैंने सर से बोला, सर आप हमारी कंप्यूटर लैब चेक कर लीजिए। सर हमें आज तक कंप्यूटर लैब में नहीं लेके गए। तो एकदम से सर के मुंह पे बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा मैंने उस समय। मैं खुद डर गया था उस गुस्से को देखकर। सर ने ना इधर देखा ना इधर देखा, सर मेरे को लेके उस समय कंप्यूटर लैब में ले गए। और कंप्यूटर लैब में ले जाने के बाद सर ने तुरंत प्रिंसिपल सर को बुलाया। सर ने प्रिंसिपल सर से पूछा कि क्या ये तुम बच्चों का क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। सर ने फिर उन जो हमारे लैब वाले सर थे उनको भी बुलाया। तो सर ने तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया और सर ने उनको, तो यही इस बारे में। तो टीचर्स और उन सब के साथ में यहाँ कुछ मुझे दिखता था। तो ये अभी मुझे याद आ रहा है कि एक स्कूल था, मैं ऐसे ही रैंडम घूमता रहता था स्कूलों में। मैं इनके स्कूल में पहुँच गया बिना इन्फॉर्मेशन के, गाड़ी अंदर ली। अब मुझे अब तो मैं मेरे लिए पहचानना मुश्किल है इनको। तो ये बता रहे हैं 10th में थे उस वक्त आप, तो उस वक्त 10th में थे। तो ये 10th में थे। अब मैं गाड़ी से उतर के नॉर्मली किसी स्कूल में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए जाता था तो पहले पूछता था प्रिंसिपल साहब कहाँ बैठते हैं। फिर मैं प्रिंसिपल मैडम या सर के पास पहुँचता था, उनके साथ उनका स्कूल का दौरा करता था। ये मेरा एक तरीका बना हुआ था। मैं और आतिशी जी थे, दोनों थे। हम गाड़ी से उतरे तो तब तक मुझे एकदम याद है वो विजुअल कि एक बच्चा मेरे पास, या शायद एक दो बच्चे, ये 2 लोग थे या एक थे मुझे याद नहीं रहा, अच्छा 2 लोग थे। तो ये आए दौड़े दौड़े, सर हमारा ना कंप्यूटर रूम जरूर देखिएगा, आप कंप्यूटर लैब जरूर देखिएगा। मेरे को नहीं पता कि उस वक्त इन्होंने क्या सोचा होगा, ये तो मुझे आज पता चला कि ये मेरे को पहचानते भी नहीं थे। तो बस मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आतिशी जी को कहा चलो सीधे कंप्यूटर रूम ही चलते हैं, प्रिंसिपल रूम तो बाद में देखेंगे। तो मैं सीधे कंप्यूटर रूम में गया। अब वहाँ उससे थोड़े समय पहले, मे बी 6 मंथ पहले या शायद पिछले साल में, हमने हर एक स्कूल को 15-15 नए कंप्यूटर दिलवाए थे। और इस उद्देश्य के साथ दिलवाए थे कि भाई 21st सेंचुरी में कम से कम 15-20 कंप्यूटर्स हर स्कूल में होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे नया नया कंप्यूटर्स पे काम करना सीखें। आप सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर मतलब कोई थर्ड वर्ल्ड की मतलब एक नई दुनिया ना हो। हमें लग रहा था सब ठीक ही चल रहा होगा। अब कंप्यूटर टीचर दे दिए, 15 कंप्यूटर्स दे दिए हर एक स्कूल में, तो और क्या चाहिए। तो यहाँ फिर जब स्कूल में गए तो मैंने पूछा, सारे कंप्यूटर्स एकदम घूंघट के पेट खोल वाले स्थिति में सजे हुए रखे हुए थे, कोई यूज ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ। बोले सब क्लास होती है। कब होती है। तो उन्होंने, सर ने चार्ट दिखाया मुझे कि देखो जी ये चार्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा आज किसकी क्लास हुई थी। तो उन्होंने लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पूछा है। बोले आज तो नहीं हुई थी। मैं कल, बोले सर कल भी नहीं हुई थी। मैं परसों, फिर उन्होंने कुछ बहाना मारा। मैं अच्छा लास्ट क्लास कब हुई थी। बोले लास्ट थर्सडे हुई थी, जो भी मुझे याद नहीं है अब ठीक से। बोले लास्ट थर्सडे हुई थी। मैं किस कौन सी क्लास की हुई थी। बोले 10th भी की हुई थी। मैं चलो 10th भी में चलता हूँ। मैं 10th भी में गया, वहाँ बच्चों से पूछा मैंने आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। बच्चे बोले यस सर। कहाँ पे होती है। यहीं पे होती है। तो मैंने कहा फिर नीचे कंप्यूटर रूम में जाते हो कभी। कि नहीं सर। मैं फिर कंप्यूटर कब से पढ़ रहे हो। बोले जी 9th से पढ़ रहे हैं। तो 9th में उनको कंप्यूटर पढ़ा दिया गया, 10th में भी कंप्यूटर पढ़ा दिया गया, लेकिन एक दिन भी कंप्यूटर लैब नहीं गए। फिर मेरा खून खौल गया। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो वीडियो आपने जो दिखाया। अच्छा कुछ अभिभावक भी हैं, आपकी 2 बच्चियां हैं, अपनी दोनों बच्चियों के बारे में बताइए। मेरी दोनों बेटियां दिल्ली के अंदर 12th पास करके, दोनों के लगभग 75 से 80% के बीच में नंबर थे। दोनों का मेन भी नहीं हुआ था और किसी तरह से भी कहीं वो एडमिशन नहीं हो रहा था। तभी हमने जो बड़ी बेटी थी उसका 1 साल ड्रॉप करवा दिया, ये सोच के कि अगली बार हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद अगले साल दोनों बेटियां एक साथ आ गई और दोनों का बीटेक में एडमिशन करवाना था और दोनों की फ़ीस बहुत भारी हो रही थी। तो हमने एक बेटी का तो एडमिशन करवा दिया IP यूनिवर्सिटी में और दूसरी बेटी का DU में सिलेक्शन हो रहा था। तभी दिल्ली सरकार की एक स्कीम मैंने पेपर में देखी जिसके अंदर बीवोक के तहत एडमिशन शुरू हो रहे थे। तो उसमें अच्छे कोर्स थे। तो मैंने वाइफ को कहा कि दोनों बच्चियों का वहाँ से सरेंडर करवा के सीट और इसके अंदर एडमिशन करवा देते हैं। तो हमने काफ़ी सोच विचार के, बहुत घर में क्लेश होने के बाद हमने वहाँ से सीट सरेंडर करवाई और बीवोक में अपनी बेटियों का दोनों का एडमिशन करवा दिया। बीवोक मतलब इंटरप्रेन्योर और ब्लॉकबस्टर जो इंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम है, इससे पहले का सिस्टम है जो दिल्ली सरकार ने एक वोकेशनल कोर्स चलाए थे, डिग्री कोर्स होते थे।
तो उसके अंदर हमने दोनों बेटियों का सिलेक्शन करवा दिया। उसी दौरान कोविड आ गया, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा रहा कि वहाँ के जो HOD वगैरह थे उन्होंने टेक महिंद्रा से और उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग उनकी करवाते रहे और स्किल एंटरप्रेन्योर पे, स्किल डेवलपमेंट पे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उनकी रेगुलर क्लासेस होती रही। तो उनसे उनको दोनों बेटियों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि एक बेटी ने डिलॉयट कंपनी को मतलब उसमें प्लेसमेंट मिली, कैंपस प्लेसमेंट थी, और दूसरी ने इन्फोसिस में दूसरी का सिलेक्शन हुआ। एक कंपनी दुनिया की नंबर 1, दूसरी कंपनी इंडिया की नंबर 1, और दोनों को आज एक मैसूर में है, एक बेंगलोर में है। ये सोच के दिल्ली सरकार की उपलब्धि के बारे में और अपने इसके बारे में कई बार ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और बड़ी खुशी होती है। दिल्ली सरकार पे बड़ा गर्व करते हैं। सो जो वो बच्चा मुझे बोला कि हम कोई देश का भविष्य थोड़ी है, देश का भविष्य प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, उस पर अरविंद जी के साथ डिस्कस किया। उन्होंने खूब समझाया क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, गाइडेंस उनकी रही क्योंकि वो भी IIT और उन सबसे निकले हैं। उस पर काम करते करते आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक पेरेंट को लग रहा है कि मैं सरकारी स्कूल से अपनी बच्ची को वहाँ ले गया, डेलॉयट और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में पहुँच गए। आई एम सो हैप्पी। कुछ तस्वीरें आपकी हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि जब तस्वीरें सामने आती हैं तो इंसान उस वक्त को कुरेदने लगता है। ये तस्वीर देखिए आप। हम लोग बाइक पे जाते थे साथ में, तो पिलखुआ जाते थे रास्ते में। हमारा शौक था कि बाइक रोक के ऋषि और मैं जाते थे तो रास्ते में बैठ के लिम्का पीते थे। अच्छा। कोई कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हुए जाते थे किसी रेस्टोरेंट पे। हमें लगता था तो इससे हमें लगता है कि हम बड़े आदमी हैं। कि बिलखुआ कुल मिला के 40 किलोमीटर दूर है। हाँ। यहाँ से बैठते थे, दिल्ली से चले जाते थे बाइक उठा के। हाँ। लेकिन फिर हमें लगता था नहीं यार ऐसे नहीं, हम कमा रहे हैं, कहीं तो खर्च करेंगे, तो रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे। तो ये हमारा बड़ा होने का हमको एहसास दिलाता था। और अब आप ये तस्वीर देखिए। देखिए किसी कवि सम्मेलन वगैरह में किसी कोई प्रोग्राम है शायद। आपके गांव से एक चचेरे भाई आपके हैं, तो हमारी टीम जब गई तो पूछा कि भाई मनीष जी बचपन में क्या करते थे। तो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि मनीष जी बचपन में क्या करते थे। जैसी छोटे बच्चे शैतानियाँ करते हैं, जैसे आम घरों में शैतानियाँ बच्चे हमारे लोग करते हैं, ये तो वो हमें भी उम्मीद नहीं थी, शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी, गांव में भी किसी को उम्मीद नहीं होती कि ये व्यक्ति इस तरह राजनीति में इतना आगे बढ़ेगा, ऊंचा पहुंचेगा। गांव में जैसे आम बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दंगल करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, खुद भी पिट जाते हैं, ये सारी चीज़ें खेलते खालते थे, हम भी देखते थे उन्हें। जिंदगी ऐसी ही चलती है, ऐसी चलती है, ऐसी सबकी। इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई नया ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ नहीं जी बचपन से तो हम तो ऐसे थे। मैं बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सब होते हैं, और मैं कभी सोचता भी नहीं था। मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं कल क्या होऊंगा, देखा जाएगा जो होंगे, अस्तित्व में व्यवस्था है। आप कुछ कह रही थी। मैं एक वाकया याद आ गया, वो शेयर करना चाह रही हूँ। 5 सितंबर का दिन था, जो स्कूलों में टीचर्स डे होता है, और हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं उस दिन। कोई इंस्पेक्शन, कोई मिनिस्टर, कोई DD नहीं आता है स्कूल में, तो रिलैक्स भी थे और टीचर्स डे का एक प्रोग्राम वगैरह करने की सोच रहे थे। तो 7:30 बजे मेरे स्कूल का गेट खुलता है और सर सिसोदिया जी हमारे स्कूल में अपनी टीम के साथ एंटर कर जाते हैं, और मैं देख के हैरान भी हूँ, खुश भी हूँ और थोड़ी सी परप्लेक्स भी हूँ कि ना जानते हुए एकदम ये ऐसे कैसे हो गया। इस समय तो शायद इनको स्टेडियम में होना चाहिए था, ये मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं। वहाँ 9 बजे प्रोग्राम है त्यागराज स्टेडियम में। एनीवेज सर हमारे स्कूल के अंदर आए। मैंने कहा सर प्रिंसिपल रूम में या टीचर्स से मुलाकात करेंगे या राउंड लेना चाहेंगे। सर कहते मैं तो सीधा प्रेयर में जाऊंगा, आपके स्कूल में प्रेयर हो रही होगी, बच्चों से बात करनी है, मेरे को प्रेयर में ले चलो। और प्रेयर में वहाँ जाके सर ने सिर्फ बच्चों से बात करी और बच्चों से सवाल पूछे, क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ने का ज़रूरत भी क्या है, क्या करोगे पढ़ के। पर क्योंकि शायद बच्चों को कुछ अच्छी एजुकेशन मिली थी, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे जवाब दिए और सर बहुत खुश हुए। सर ने कुछ बच्चों को बिल्कुल पास बुला के बहुत प्यार किया, कुछ बच्चों का से नाच करवाया, तो बहुत अच्छा माहौल रहा। और उसमें एक बात जो हमारी शेयर हुई थी, मैंने कहा सर हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पास में ही हमारे एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है जो बहुत दिल्ली का नामी ग्रामी स्कूल है। मैंने कहा मेरे बच्चे उस स्कूल से कम नहीं है,
सिर्फ एक चीज़ में कम है, ये ना इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो अगर ये इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये उनसे भी बहुत आगे हैं। और सर जैसे कि बात को एकदम कैच करके क्या करना है, थोड़े ही दिन में हमारे स्कूल में ब्रिटिश काउंसिल से टीचर्स आ गई और हमारे स्कूल में छुट्टियों में ही बच्चों की इंग्लिश ट्रेनिंग और स्पीकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट वी नेवर लुक बैक। क्या है ना, मतलब ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है मेरी लाइफ में। राजनीति बहुत टेंशन वाला काम है और कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, पर क्योंकि राजनीति करके सारे राजनीतिक झंझटों को झेल के आप कुछ डिलीवर कर सकते हो, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। तो मैं जब भी तनाव में होता हूँ मैं स्कूल चला जाता हूँ, बच्चों से मिल लेता हूँ, थोड़ी देर इनके साथ बैठ लिए, थोड़ी देर इनके साथ बैठ लिए, थोड़े टीचर्स के साथ बैठ लिए। आपको लगता है कुछ हो रहा है, एक नई दुनिया के साथ आप बैठ जाते हैं। ये तो मेरा राजनीतिक वो है, तनाव कम करने की जगह कि मैं मेरा मेडिटेशन होता है। दूसरा ये कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये कि ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते हैं, मैं बहुत यकीन करता हूँ। वैसे तो हमारा भारतीयता हमें सिखाती है कि कण कण में भगवान है, पर कण कण में भगवान तो दिखते नहीं, वो पानी में पानी दिखता है, टेबल में टेबल ही दिखती है। पर बच्चे इतने शुद्ध होते हैं, इतने प्योर हार्ट होते हैं कि जब मैं बच्चों के सामने बैठता हूँ तो मुझे सच में लग रहा होता है कि मैं भगवान के सानिध्य में बैठा हूँ। और मैं तो अपने भगवान, जब भी स्कूल जाता हूँ मुझे लगता है मैं अपने भगवान के साथ बैठा हूँ और बस भगवान की सेवा करता हूँ, वही सोच के करता हूँ। सच में एकदम वही फीलिंग आती है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, जो मैडम ने कहा कि मैं ऐसे बात करता हूँ या इन बच्चों से बात करने गया, हमेशा मेरे को वही सुख मिलता है जो शायद किसी को सच में भगवान के दर्शन हो जाए तो उस समय मिलता होगा। मुझे तो वही सुख मिलता है। टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के भी मैं मैम को जिक्र कर रही थी। हाँ, मेरा स्कूल को लेके ये कहना है कि मनीष जी ने न सिर्फ बच्चों पे ध्यान दिया, जैसे 7:30 किसी स्कूल में चले जाना बड़ी आम बात होती थी, व्हाट्सएप का दौर था, सवेरे ही पता चल जाता था आज मंत्री जी इस स्कूल में हैं। उन्होंने न सिर्फ बच्चों पे ध्यान दिया, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया, इंग्लिश स्पीकिंग, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया। मैं पहले कह चुकी हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी आपने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि टीचर्स ट्रेन नहीं होते तो हम लोग टीचर्स के साथ एक सामंजस्य नहीं बिठा पाते। टीचर्स ट्रेनिंग पे जाते थे, उनकी सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, जीवन विद्या शिविर जो अधिकारी भी करते थे, मनीष जी खुद भी जाते थे और डिप्टी डायरेक्टर्स भी जाते थे, प्रिंसिपल्स भी जाते थे और टीचर्स भी साथ में जाते थे। IIMs में हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा शिक्षा का कोई भी ऐसा पहलू नहीं रहा जिसको उन्होंने न छुआ हो, केंद्र में बच्चा ही था। मनीष जी, आपने वक्त निकाला और इतना वक्त निकाला कि हमने 2 हफ्ते आपके साथ गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यस्तता बहुत सारी रहती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बावजूद इसके आपने वक्त निकाला है, इसलिए दिल से धन्यवाद। आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों का जो आए यहाँ पे इसका। हमें उम्मीद है कि ये जो ज़िंदगी हमारा प्रोग्राम है आपको पसंद आ रहा होगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब कभी भी आप इसको देखें तो इसको पसंद करें, अपने व्यूज़ दें और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आपकी राय के मुताबिक हम मेहमान बुला पाएँ। तो हमें दीजिए विदा। नमस्कार।